दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी पर राजनीतिक खबरों के एकमात्र पसंदीदा शो जनहित को। सबसे पहले जनहित में बात उस आत्मघाती विस्फोट, उस फिदायीन हमले, उस सेल्फ गोल की जो आज कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस के ऊपर ही किया गया और पार्टी ऐसे दिखा रही है मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय पर आज हमने एक सांकेतिक बोर्ड टांगा है। उस पर कुछ स्लोगन लिखे हैं। आप इन्हें गौर से पढ़ें और ये जानें कि हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा। पहला शब्द है आ बैल मुझे मार, दूसरा है हम नहीं सुधरने वाले, तीसरा हमें आत्मघाती पसंद है और चौथी लाइन है हम अपने कर्मों से डूबेंगे। और अब देश की सबसे पुरानी पार्टी को ऐसे स्लोगन सुझाने की वजह समझ लें। कहते हैं गलती एक बार होती है तभी तक गलती कहलाती है, अगर बार बार होने लगे तो उसे मूर्खता कहते हैं। लेकिन कांग्रेस इसे नहीं समझी और आज फिर राजनीतिक मूर्खता कर डाली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर और पीएम मोदी के सीजफायर के फैसले पर फिर सवाल उठा दिए। चव्हाण यहीं तक रहते तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा उससे पूरी कांग्रेस पार्टी को ले जाकर पाकिस्तान की गोद में बिठा दिया। चव्हाण ने आगे कहा कि 4 दिन के युद्ध में पहले दिन तो भारत हार गया था, हमारे फाइटर प्लेन उड़ ही नहीं पाए थे, नुकसान भी हमें ही हुए, हमारे ही विमान गिरे। और यह भी कह गए कि युद्ध तो मिसाइलों से लड़े जाते हैं, फिर 21 लाख की थल सेना की जरूरत क्या है। अगर आपको लग रहा है कि पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर पूरी कांग्रेस को दोष देना अति है तो नहीं, हम आपको इस बयान पर कांग्रेस की मौन सहमति के साक्षात प्रमाण भी देने वाले हैं। इसीलिए चव्हाण से पहले प्रियंका गांधी को सुनिए, जिनसे आज दोपहर को जब इस पर सवाल पूछा गया तो उनका दो टूक जवाब क्या मिला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि पहले दिन ही भारत की डिफीट हो गई थी। मैंने उनका बयान देखा नहीं, अभी मैं देख के बताऊंगा। प्रियंका गांधी बोली उन्होंने बयान सुना ही नहीं है। बिल्कुल हो सकता है संसद में वो व्यस्त रही हूं, लेकिन कांग्रेस में क्या किसी ने भी इस बयान को नहीं सुना? क्या पृथ्वीराज चव्हाण इतने छोटे नेता हैं? राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, वरना उनसे भी यकीनन सवाल पूछा ही जाता। लेकिन हमने कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल और उसके सारे नेताओं और प्रवक्ताओं के सोशल मीडिया एक्स हैंडल को खंगाल कर देख लिया है। निंदा और खंडन करना तो दूर, जिक्र तक नहीं मिला। तो क्या यह नहीं माना जाए कि चव्हाण ने जो कहा है वो कांग्रेस पार्टी के ही विचार हैं? सेना का अपमान करके उसे पाकिस्तान से हारा हुआ बताकर कांग्रेस ने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा, ये आगे आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कांग्रेस क्यों अपनी पिछली दुर्गतियों से कुछ सीखती नहीं। लेकिन उसके पहले पृथ्वीराज चव्हाण का वो विवादित बयान सुने जिस पर आज राजनीतिक घमासान मचा रहा। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। इतने बड़े नेता इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्चिंग डेट थी। पहला हमला भारतीय सेना का था, जिसमें राफेल, सुखोई, मिराज का कॉम्बिनेशन था, जिसमें आधे घंटे के भीतर पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए थे। मसूद अजहर, हाफिज सईद के सिर पर बम गिराए गए थे। इस तबाही की पिक्चर खुद भारतीय सेना की ओर से रिलीज की गई थी, पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि 7 मई को यानी कि पहले ही दिन भारत हार गया था। मानो या चाहे ना मानो,
दूसरा बयान वो क्या देते हैं? चव्हाण ने कहा है कि थल सेना तो 1 इंच अपनी जगह से हिली नहीं, तो इतनी बड़ी सेना की जरूरत ही क्या है? भारताची जी सैन्यामध्ये जी सुपेरियरिटी होती ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठं हालचाल झाली नाही. ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं. आता पुढची युद्ध तशीच होणार आहेत. मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण. 12 लाख सैनिकों की जरूरत क्या है? कभी युद्ध की स्थिति बनी तो क्या पृथ्वीराज चव्हाण सीमा पर लड़ने के लिए जाएंगे? और क्या उनके अंदर वो क्षमता है भी? इस तरह का बयान द ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता की समझ पर आप तरस खा सकते हैं. आज 7 महीने बाद हमें याद दिलाना पड़ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर संयुक्त ऑपरेशन था. इसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों सेनाएं थीं. पाकिस्तानी मिसाइलें S-400 से गिराई जा रही थीं तो उसे ड्रोन्स और रॉकेट थल सेना की एयर डिफेंस यूनिट गिरा रही थी. 3323 किलोमीटर की सीमा पर भी थल सेना ही मुस्तैद थी. नाम पृथ्वीराज और उनकी बातें कायरता वाली. कांग्रेस के नेता क्या ये भूल गए कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाते उठाते वो कांग्रेस के पाले में ही सेल्फ गोल दाग रहे हैं. परमाणु परीक्षण पर भी पृथ्वीराज चव्हाण की राय आपको जरूर जाननी चाहिए. पृथ्वीराज ने कहा कि पोखरण में परमाणु परीक्षण 75 साल की सबसे बड़ी गलती थी. हमारे परीक्षण के बाद ही पाकिस्तान ने भी परमाणु टेस्ट किया. हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट का स्टेटस दिलवा दिया. अब चव्हाण से पूछा जाएगा कि 1999 से पहले तो 1974 में प्रधानमंत्री उस समय के इंदिरा गांधी ने भी परमाणु परीक्षण किया था. क्या वो भी गलती थी? उम्मीद की जानी चाहिए कि देश तो पूछेगा ही, कांग्रेस हाईकमान भी बुलाकर इस मसले पर कम से कम अपने नेता से जवाब मांगे. कांग्रेस नेताओं की सेना पर उठाए गए सवाल कमान से छूटे वो तीर हैं जिनका कांग्रेस को भी पता है कि ये उसी में जाकर धंसने वाले हैं. आपको याद होगा 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए थे. पाकिस्तान तो छोड़िए, खुद कांग्रेस नेताओं ने दावे कर दिए थे कि पाकिस्तान में घुसकर कोई आतंकी कैंप ध्वस्त नहीं किया गया, सिर्फ कुछ पेड़ उखाड़ कर लौट आए. सेना के अपमान का नतीजा कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में देखा है. 2019 में जब पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, तब भी सरकार की मंशा के साथ सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े किए गए. देश ये कैसे भूल सकता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने ही आर्मी चीफ को गुंडा तक बताती रही. सरकार को सियासी नाटककार और जाबाज सेना को भी इस नाटक का कलाकार कहा था. इसका अंजाम भी कांग्रेस ने 2019 के बाद कई राज्यों में और फिर 2024 के चुनाव में भुगता. लेकिन इतिहास से सीखने की बजाय कांग्रेस ने 7 मई 2025 के बाद भी वही रास्ता चुना कि अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद के बयान सुनाने लगेंगे तो बहुत वक्त जाया चला जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर को 7 महीने हो चुके हैं. खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के खून के छींटों को मिटाने के लिए एयरफोर्स के साथ मिलकर रचा गया सरकार का नाटक था. वो बयान भी सुन लीजिए. The goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. यानी राहुल गांधी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर एयरबेस जाना, वहां जाकर भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना, पाकिस्तान को रौंदने के लिए उनकी पीठ थपथपाना, ये सब नाटक था. वो पीएम पर नहीं, सेना पर भी सवाल उठा गए. इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी 29 जुलाई को संसद में जो कहा वो आपको फिर से सुनाना जरूरी है. दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं. सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की लाइन पाकिस्तान की लाइन से तो तभी मैच हो गई थी, तो अब पृथ्वीराज ने जो बोला है क्या ये उसी की अगली कड़ी नहीं माना जाएगा? क्या इतने घंटों बाद भी कांग्रेस की चुप्पी ऐसे ना देखी जाए
कि ये उसी का बयान है, क्योंकि मौन सहमति क्या इसके पीछे है। इस तरह का बयान देकर के मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उन्होंने देश को शर्मसार किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये भारत की हार बोलने वाले ये पाकिस्तान की जीत चाहते हैं क्या? ये तो देशद्रोह है, ये देश से गद्दारी है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। ऐसे बेशरम लोग माफी नहीं मांगते हैं। ऐसे बेशरम लोग इस देश के नाम पे कलंक है और इन लोगों को क्या कहिएगा माफी मांगे ना मांगे, इनको जनता पूरी तरह नकार चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन सवालों का जवाब नहीं दिया जो विपक्ष ने, नेता विपक्ष ने और विपक्ष के अन्य साथियों ने उठाए थे। सवाल सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने का नहीं है, वो तो विपक्ष का अधिकार है। ऐतराज अपनी ही सेना को नीचा दिखाने का, उसके पराक्रम को कम आंकने का है। ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस क्यों नहीं समझ पाती कि सेना और सैनिकों का अपमान ये देश कतई सहन नहीं करेगा। अब आगे बड़बोले नेताओं की जुबान पर लगाम कांग्रेस पार्टी कैसे लगाएगी, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जनहित में आगे बढ़ेंगे। आज की दूसरी सबसे बड़ी सियासी खबर के बारे में भी जानिए। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत से मिली राहत के बाद पार्टी पूरी तरह से आक्रामक मोड में दिख रही है। देश के अलग अलग इलाकों में आज कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। संसद परिसर में कांग्रेस के सांसदों ने सत्य की जीत के नारे लगाए, बड़ा सा बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखे। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी और कर्नाटक के अलग अलग शहरों में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर, बैनर लेकर निकले। सत्यमेव जयते के नारे बुलंद किए गए। ये अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में तख्तियां लेकर पहुंचने पर हंगामा हुआ तो सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए सड़क पर निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी। बावजूद इसके कई कार्यकर्ता उसे पार करने की कोशिश में लगे रहे। पुलिस ने ठंड के इस मौसम में पानी की बौछार भी की। काफी देर तक पुलिस के साथ कांग्रेसियों की गुत्थम गुत्था चलती रही। फिर बस में बिठाकर उन्हें ले जाया गया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। और अब लखनऊ की तस्वीरें रखते हैं सामने, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जुलूस निकाला। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की मंशा थी। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोक दिया तो धक्का मुक्की हुई। अफरा तफरी का माहौल बना। बीजेपी दफ्तर में घुसने पर अड़े कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। उधर मुंबई में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने उन्हें रोक दिया। सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए निकले थे। केंद्र सरकार का विरोध करने के साथ ही मंशा बीएमसी चुनाव के माहौल में कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की भी थी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कोर्ट के फैसले के बाद आज दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। ये लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है। मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए वो, क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए।
नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने जो राहत दी है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए इस पर अब किस तरह की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के एक बयान ने इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक दिख रही पार्टी को बैकफुट पर भी ला दिया है। हुआ दरअसल ये कि पत्रकारों से बातचीत में पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए गैंग्स ऑफ गांधीनगर शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने इस शब्द को पकड़ लिया और पलटवार करते हुए गैंग्स ऑफ इटली की एंट्री करवा दी है। सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली, डेकॉइट्स ऑफ इटली। ये लोग भारत को लूटने आते हैं, लूटते हैं, बिना नागरिक हुए वोट करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद गांधीनगर के जो हमारे नागरिक हैं, ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, देश प्रेमी, उनका अपमान करते हैं इस तरह से। बीजेपी कह रही है कि गैंग्स ऑफ गांधीनगर कहकर कांग्रेस ने न सिर्फ गुजरात का अपमान किया है बल्कि वहां के बुद्धिजीवियों, स्वतंत्रता सेनानियों को भी टारगेट किया है। असल में राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो राहत दी है उससे कांग्रेसियों का जोश हाई है। सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो कहा है, अब उसके बारे में जानिए कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, ना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ऐसे में इसकी सुनवाई करना संभव नहीं है। कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर यह है कि मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ न कोई ट्रायल शुरू होगा, न ही इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक तरह से बड़ी राहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित केस से जुड़े आरोपियों को मिली है। और पूरा मामला दरअसल ये है कि साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी थी। आरोप लगाया था कि हेराफेरी करके गांधी परिवार और उनके करीबियों ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़प ली है। शिकायत में नेशनल हेराल्ड छापने वाली एजेएल को अवैध तरीके से अधिग्रहण करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि फर्जी तरीके से 2000 की कंपनी को 50 लाख रुपए में खरीदा गया। नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार की शुरुआत साल 1938 में हुई थी। आर्थिक संकट की वजह से 2010 के आसपास कंपनी बंद हो गई। आरोप लगा कि इसके बाद यंग इंडियन कंपनी के जरिए इसे गांधी परिवार और करीबियों ने खरीद लिया। इस मामले में ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से घंटों पूछताछ भी ईडी कर चुकी थी। अब उसी केस में कोर्ट की ओर से गांधी परिवार को यह बड़ी राहत मिली है। को दबाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है गलत है। मैं उस न्यायालय का बहुत आभारी हूँ। सरकार को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके जो झूठ है एजेंसी बने रहना, सब कुछ सबके सामने आ गया। कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस के समर्थकों का जोश आई है। हालांकि इस जोश की हौसला अफजाई के लिए राहुल गांधी देश में नहीं हैं। राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर गए हैं, जहां उनकी स्वेटर वाली तस्वीर वायरल है। अब बीजेपी तंज कस रही है कि देश में तो स्वेटर नहीं पहनते, विदेश जाते हैं तो रंग बदल लेते हैं। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ठंड लग गई है। महीना वही, मौसम वही, हाड़ कपा देने वाली सर्दी, लेकिन
देश अलग अलग, राहुल गांधी की ड्रेस भी अलग अलग। जर्मनी की यात्रा पर गए राहुल गांधी स्वेटर में घूम रहे हैं। उनका स्वेटर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों की चर्चा में गरमाया हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा है कि देश बदलते ही मौसम की तरह बदल गए राहुल गांधी। अब शायद ठंड भी लग रही है और ठंड से डर भी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 31 दिसंबर 2022 को उनका दिल्ली में दिया गया बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो राज खोल रहे हैं कि वो सर्दी से डरते क्यों नहीं हैं। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर भिड़ गए हैं। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है, पार्लियामेंट में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्स पे चर्चा हो रही है और राहुल गांधी जर्मनी में है। प्रधानमंत्री कहाँ घूम रहे हैं साहब? हैं? प्रधानमंत्री को नहीं पूछोगे कहाँ घूम रहे हो? आप जॉर्डन के शहजादे के साथ घूम रहे हो। दरअसल राहुल गांधी जब भी दिल्ली में होते हैं तो वो ठिठुरने वाली सर्दी में भी टी शर्ट पहने दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो जर्मनी पहुंचे उन्होंने स्वेटर और जैकेट पहन लिया। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी के म्यूनिख और बर्लिन में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा हुआ है, जबकि दिल्ली में दिसंबर की सर्दी में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जनहित में बढ़ते हैं आगे और अब बात देसी क्रिकेट के उन गली बॉयज की करेंगे जिन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए आईपीएल नीलामी में कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। अबू धाबी में हुए आईपीएल ऑक्शन के दौरान ऐसे कई अनजान चेहरे क्रिकेट के आसमान का चमकता सितारा बन गए, जिन्हें इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कराया है। आईपीएल की नीलामी में क्रिकेट के धुरंधर बनकर निकले ये खिलाड़ी हैं प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, आकिब नबी डार और मंगेश यादव। प्रशांत वीर, आकिब डार और मंगेश यादव ऑलराउंडर हैं, जबकि राजस्थान के कार्तिक शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। सोशल मीडिया पर आज सुबह से इन नामों की चर्चा हो रही है और ये नाम ट्रेंडिंग लिस्ट में भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों में यूपी के अमेठी जिले के प्रशांत वीर और राजस्थान के भरतपुर के कार्तिक शर्मा सबसे आगे रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों को एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से निकले क्रिकेट के उभरते सितारे आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख की कीमत पर खरीदा है, जबकि एमपी के छिंदवाड़ा के रहने वाले मंगेश यादव को 5 करोड़ 20 लाख में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने पाले में लिया। लेकिन ये चारों खिलाड़ी सिर्फ करोड़ों की कीमत के चलते नहीं बल्कि अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी चर्चा में हैं। मंगेश यादव के पिता राम अवध यादव पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी परिवार मंगेश के पीछे मजबूती से खड़ा रहा। अमेठी के प्रशांत वीर भी किसान परिवार से हैं। मुश्किल हालात और तमाम दिक्कतों के बावजूद परिवार ने क्रिकेट खेलने के लिए प्रशांत की हर जरूरत पूरी की। इसीलिए जब आईपीएल के करोड़पति क्रिकेटर्स की लिस्ट में इन खिलाड़ियों का नाम शामिल हुआ तो उनके घरों पर जश्न का माहौल था। परिवार को बधाई देने वालों का तांता लग गया। जिसको जहां पहुंचना है प्रकृति उसको वहां पहुंचा देती है। उसमें कोई जैसे प्रयास किया उन्होंने और उसमें जहां उनको पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंच रहे हैं। पहले ही पता था कि बहुत आगे जाएगा। उसने बताया था कि हम 5 करोड़ से कम नहीं बिकेंगे, लेकिन वो 15 करोड़ में बिक गया। 14 करोड़ 20 लाख में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वहीं आकिब नबी डार की 8 करोड़ में नीलामी के बाद पूरा बारामूला बेटे की इस कामयाबी के लिए परिवार को बधाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से खेलने वाले आकिब के लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते उन पर कई टीमों की नजर थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब को अपनी टीम में शामिल कराया। आईपीएल में आकिब नबी डार की इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर के लोग नई उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। और अब बढ़ते हुए आगे जनहित रिपोर्ट का रुख करेंगे, जिसमें आज हम देशव्यापी पॉल्यूशन वाली समस्या का दिल्ली वाला केस स्टडी करने वाले हैं, जहां पॉल्यूशन कम करने की जिम्मेदारी अब आम पब्लिक के कंधों पर डाल दी गई है। दिल्ली में स्कूल बंद हो गए हैं, ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं और अब दिल्ली से बाहर की BS6 गाड़ियां भी बैन कर दी गई हैं। पहली बार CNG गाड़ियों पर भी इसका असर दिखेगा। लेकिन क्या ये पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है? इसी पर आधारित है हमारी आज की जनहित रिपोर्ट। देखिए।
में जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI ऊपर जा रहा है, दिल्ली वालों का BQI यानी ब्रीदिंग क्वालिटी इंडेक्स नीचे जा रहा है। और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? दिल्ली पूरी भट्टी बन गई है, घुटन कितनी हो रही है, दिल्ली रहने लायक नहीं हो रही है। मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। पूरी दिल्ली पूछ रही है कि आखिर पॉल्यूशन कम कैसे होगा। मैं अक्सर उन लोगों को कहती हूँ जो कहते हैं कि पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन है दिल्ली में, कैसे कम होगा। तो बताइए रेखा गुप्ता जी, क्या है दिल्ली में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन? हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। चलिए छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि दिल्ली वाले ऐसा क्या करें कि पॉल्यूशन कम हो जाए। लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। बात तो सही है, तो दिल्ली वाले ऐसा क्या कर लें कि पॉल्यूशन कम होता चला जाए? दिल्ली के लोगों से मैं आग्रह करता हूं, अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लें। लेकिन क्या इतना करने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा या फिर कुछ और भी उपाय हैं? जो दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि अगर आप दिल्ली आने जा रहे हैं तो दिल्ली में भारत स्टेज 6 कंप्लायंट व्हीकल लेके आएं। आपका ये आदेश भी मान लेगी पब्लिक, लेकिन क्या फिर दिल्ली वालों को साफ हवा की गारंटी मिलेगी? मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पॉल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। ये क्या बात हुई? लोग इतना सब करें, इतना सब सहे भी, फिर भी पॉल्यूशन कम होने का भरोसा नहीं। ये सवाल तो बनता ही है। हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बातों से लगता है कि दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है कि दिल्ली वाले अपनी ही सुविधाओं को त्याग कर दें। इस हिसाब से नीतियां भी लागू कर दी गईं। जैसा कि होटलों में तंदूर पर बैन लग चुका है, यानी दिल्ली वाले तंदूरी आइटम्स के स्वाद का त्याग कर दें। दिल्ली में अब बाहर की BS6 से नीचे वाले मॉडल की गाड़ियां बैन कर दी गई हैं, यानी NCR वाले दिल्ली आने के लिए कार की सुविधा का त्याग करें। ये वो कीमत है जो पब्लिक को साफ हवा में सांस लेने के लिए चुकानी ही पड़ेगी। अभी दिल्ली के हालात बहुत ही खराब, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, इधर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए भी तो कुछ कीजिए आप। फ्रॉम लास्ट 5 ईयर से मैं यही सुन रहा हूँ कि हम पॉल्यूशन पे काम करेंगे और पॉल्यूशन आपका रिमूव करेंगे दिल्ली से, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। घुटन कितनी हो रही है, दिल्ली रहने लायक नहीं हो रही है। पॉल्यूशन पे किसी सरकार का ध्यान नहीं है। इस बार तो हद ही हो गया है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। गवर्नमेंट को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। जो दिल्ली पूरे ये जो भट्टी बन गई है, इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। लोगों से जो बन पड़ेगा वो करने को तैयार हैं, बस उन्हें पॉल्यूशन का सॉल्यूशन चाहिए, जिसके लिए सरकार क्या कर रही है ये भी तो उन्हें पता होना चाहिए। तो दिल्ली सरकार सड़कों पर पानी का छिड़काव करवा रही है, जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर्स भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ग्रैफ 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करवाने में सरकार जुट गई है। मैं यही इस जंग से लड़ रही हूँ, मेरे मंत्री सब इस जंग से लड़ रहे हैं, आप सब लोग भी इस जंग से लड़ रहे हैं। हम कोई बाहर नहीं भाग जाते अपनी खांसी ठीक करने के लिए। दिल्ली सरकार पिछली सरकारों पर तंज कस रही है और प्रदूषण को उनके दुष्कर्मों का फल बता रही है, लेकिन देश के पर्यावरण मंत्री तो संसद में कुछ और ही दावे कर चुके हैं। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने ये दावा हवा में नहीं किया, बल्कि सरकारी आंकड़ों के आधार पर किया है। और ये सरकारी आंकड़े दिल्ली में लगे AQI मॉनिटर्स में दर्ज होते हैं। लेकिन यहाँ भी कंडीशन अप्लाई है,
इन AQI मॉनिटर्स में AQI स्केल को 0 से 500 तक कैप यानी सीमित किया गया। यानी जैसे ही AQI का लेवल 500 के ऊपर जाता है, मॉनिटर्स उसे रिकॉर्ड करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह यह बताई जाती है कि गैर जरूरी पैनिक से बचाने के लिए स्केल को 500 पर रोक दिया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कभी 500 से ज्यादा AQI नहीं दिखाता, लेकिन आंकड़ों में पॉल्यूशन कंट्रोल के सॉल्यूशन को आम आदमी पार्टी फर्जीवाड़ा बता रही है और इसके लिए माफी की मांग कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं सिरसा जी, आपको माफी प्रदूषण के लिए नहीं मांगनी, आपको सबसे पहले माफी फर्जीवाड़े के लिए मांगनी है कि आपने दिल्ली वालों के साथ फर्जीवाड़ा किया और आज भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज और कल जब प्रदूषण सरकारी आंकड़ों के अंदर 350 या 450 दिखाता है, तो असली प्रदूषण का आंकड़ा 800-900 पार होता है। दिल्ली में पॉल्यूशन पर सियासत नहीं बल्कि सॉल्यूशन की जरूरत है, और सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि पॉल्यूशन की वजह पता हो, ताकि पॉल्यूशन के विरुद्ध ये जो युद्ध है उसको जीता जा सके और दिल्ली वालों को साफ हवा में सांस लेने का हक मिल पाए। स्टडीज के मुताबिक दिल्ली के पॉल्यूशन में हिस्सेदारी के हिसाब से वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों का दिल्ली के पॉल्यूशन में 20 से 25% का हिस्सा है। इंडस्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैसों का 15 से 20%, सड़क और निर्माण स्थलों पर डस्ट यानी धूल से 10 से 38%, लकड़ी और कोयला जलाने से 20 से 25% और पराली जलाने से 5 से 22% हिस्सा है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि वाहनों पर बैन लगा देना, सड़कों पर पानी का छिड़काव कर देना, फैक्ट्रियां बंद करवा देना, ये उपाय इंस्टेंट रिजल्ट तो दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकते। हमारे यहाँ किसी भी नीति के चलने के लिए जो उसकी व्यवस्थाएं होती हैं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, और जो उस बनाए हुए नियमों के कानून को पालन करवाने की जो विधियां हैं ना, अगर वो सब कुछ ठीक नहीं होंगी ना, तो आप नीति चाहे जितनी मर्जी बना लें ना, उसके परिणाम तो ढाक के 3 पात ही होंगे। दिल्ली सरकार चाहे जितनी भी नीतियां बना ले, दिल्ली के लोग चाहे जितनी भी सुविधाओं का त्याग कर दें, दिल्ली के पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होना असंभव है, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की वजह से नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नोएडा में AQI 400 के पार हो, गुड़गांव में AQI 350 के पार हो और दिल्ली का बेहद कम AQI 100 हो जाए। अब आप ये तस्वीरें देखिए, नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी का एरियल व्यू है, जिसमें जमीन दिख ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों पर खड़े होकर नीचे बादलों का वीडियो बनाया गया हो, लेकिन ये स्मॉग है, यानी प्रदूषण का कोहरा, जो पूरे दिल्ली NCR पर मंडरा रहा है। दिल्ली में जब आज का औसत AQI 328 से 391 दर्ज किया गया, तब नोएडा का AQI 326 से 352 के बीच रिकॉर्ड हुआ। गुरुग्राम में भी AQI 304 से 320 के बीच रहा। गाजियाबाद में 332 से 412। दिल्ली से सटे सोनीपत में AQI लेवल 285 से 405 तक जा पहुंचा। फरीदाबाद में 300 से ज्यादा AQI लेवल दर्ज हो रहा है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है, दिल्ली के पॉल्यूशन का सॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली वालों के हाथ में नहीं है। पॉल्यूशन से दिल्ली वाले सफर कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली सरकार के बस की बात नहीं, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से सफर करके भी दिल्ली में पॉल्यूशन पहुंच रहा है। स्टडी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी तकरीबन 22% है, जिसकी मुख्य वजह इन राज्यों में पराली का जलाना है। NCR और पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में 20 से 40% प्रदूषण आ रहा है, जिसकी मुख्य वजह इंडस्ट्री, वाहन और धूल हैं, क्योंकि दिल्ली के पड़ोसी राज्य खुद पॉल्यूटेड हैं। हरियाणा और यूपी के कई शहर तो दिल्ली से भी ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। इसीलिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन आसान नहीं। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पॉल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। ये बात सच है कि सरकारें आई और गईं, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन ये बात भी सच है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या तो है नहीं, देश के बड़े बड़े महानगरों में भी इस वक्त AQI का लेवल गंभीर से अति गंभीर की श्रेणी में दर्ज हो रहा है।
मुंबई में AQI 200 से ज्यादा है, कोलकाता में 325 से ज्यादा, हैदराबाद में 260 से ज्यादा, पुणे में भी 300 का लेवल टच कर रहा है। और ये आज शाम तक का रियल टाइम डेटा है, जो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन इस पर बात करने वाले बेहद कम मिलेंगे। दिल्ली के पोल्यूशन पर चर्चा ज्यादा है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानियों की लिस्ट में नंबर 1 पर बनी हुई है। दिल्ली में पोल्यूशन इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे मेडिकल इमरजेंसी बता चुका है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में गाड़ियों पर बैन लगा देना, स्कूल में छुट्टियां घोषित कर देना, वर्क फ्रॉम होम जैसी टेम्पररी इंतजाम कर देना पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। पॉल्यूशन के विरुद्ध युद्ध जीतने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों की सरकारों को भी मिलकर ये युद्ध लड़ना होगा। और अब आज का जनहित मंत्र, अपने शत्रुओं को हमेशा माफ करें, इससे ज्यादा उन्हें और कुछ व्याकुल नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी शांति उनकी पराजय है। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।